फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलीज फन स्कूल में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आखिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम फिजन पढ़ेंगे, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और सेक्सुअल में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन कि भाई बाइनरी फिजन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप समझ लो कि बाइनरी इसका मतलब होता है दो। ठीक है, और फिजन मतलब होता है डिवाइडेशन। जैसे कि देखो, ये है पेरेंट अमीबा, ये इसका एक न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और फिर ये न्यूक्लियस दोनों इंडिविजुअल बन जाते हैं और फिर इनका जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे डिवाइड होता है और फिर वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में बन जाता है। ठीक है, अब है बारी मल्टीपल फिजन्स की। तो देखो, ये है पेरेंट सेल जिसका एक ये न्यूक्लियस है और इसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, ये है सिस्ट। ये फिर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में जो ये बाहर का जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो सेल्स है वो रिलीज हो जाते हैं। समझे। नेक्स्ट है अभी अपना, ये है अभी अपना फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, हाँ, तो ये है अपना फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, समझो ये है एक प्लांट। हाँ, तो ये देखो, समझो ये है अपना प्लांट हाइड्रा। तो यहाँ से पहले उसके यहाँ आपने समुद्र में देखा होगा, ये हाइड्रा नाम का प्लांट रहता है। तो ये हाइड्रा के नीचे से एक टाइनी सा बम्प पहले निकलता है, फिर वो जो पेरेंट हाइड्रा है वो बर्ड को डेवलप करता है। फिर वो धीरे धीरे करके जब वो बर्ड ग्रो हो जाता है तो वो फॉर्चुनेटली यहाँ से उसके पेरेंट से डिटैच हो जाता है और फिर उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। सेम टू सेम ये प्लांट है। जैसे कि देखो, इसके अंदर में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। एक बार क्या होता है कि सारे के सारे जो मतलब उसके ऊपर की लेयर रहती है वो फट जाती है और जो सारे सीड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। समझे। अब है, ये देखो, अब इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन का दूसरा एग्जाम्पल। तो देखो, ये है स्पायरोगायरा। आपने समुद्र में उस समुद्र के तट पर वगैरह या फिर उसके ऊपर समुद्र के ऊपर देखा होगा। ये फ्रैगमेंटेशन जो है, फ्रैगमेंटेशन कैसा वर्क करता है अभी अपन स्पायरोगायरा के एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले जो स्पायरोगायरा है, अगर समझो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया अगर स्पायरोगायरा, तो वो इंडिविजुअली फिर से ग्रो हो जाता है, क्योंकि उनका अगर एक छोटा सा बॉडी पार्ट भी रह गया तो भी वो बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, अब है फिर रीजनरेशन। तो रीजनरेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, समझो ये एक सेल है, समझो। तो ये सेल तीन जगह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे को रीजन करेंगे। मतलब कि देखो, जैसे कि अभी ये जो बॉडी पार्ट था, रुको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, अब मैं बताता हूँ। ये जो बॉडी पार्ट था, ये बॉडी पार्ट यहाँ पे है और इसने अपने नीचे के बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लिया। ये जो मिड का बॉडी पार्ट है, इसने अपने नीचे और ऊपर दोनों के दोनों बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लिया। और ये जो नीचे का पार्ट था, इसने अपने ऊपर का जो पार्ट है उसको रीजनरेट कर लिया। ठीक है, समझे। तो अब अपन जानेंगे कि ये फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन का जो हो जिसका अपन ये कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच का डिफरेंस जान सकते हैं। अभी देखो, फ्रैगमेंटेशन जब ब्रेक होता है ना, fragmentation occurs when an organism literally breaks off itself. The broken fragments of the organism grows into individual separate organisms. मतलब कि अगर एक individual parent से अगर एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाए
तो वो अपनी खुद की ज़िंदगी जिएगा फिर से, मतलब ग्रो तो होगा बट वो पेरेंट के साथ में नहीं होगा, वो इंडिविजुअली ग्रो होगा, समझे। On the other hand, regeneration is a form of asexual reproduction where the organism is capable of growing certain parts of its body when it loses them. तो regeneration में क्या होता है कि जब एक organism अपने body parts या फिर अपने certain कुछ parts रहते हैं उसको रीग्रो करने के लिए capable होता है, तो वो अपने body के जो body के वो जो parts को खो गया था उसको वो रीग्रो कर सकता है, समझे। नेक्स्ट है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल और फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में बाय रूट्स अपन पढ़ेंगे, बाय स्टेम पढ़ेंगे और बाय लीफ पढ़ेंगे। फिर अपन आर्टिफिशियल में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अपन नेचुरल मेथड देखेंगे, ठीक है। ये है, इसको कहते हैं अपन स्वीट पोटैटो, जो कि एक रूट होता है। आप देख सकते हो ये रूट जो है, ये रूट के छोटे छोटे ये जो बर्ड्स टाइप है ये भी निकले हुए हैं। और देखो ये स्वीट पोटैटो से जो यहाँ पे बर्ड्स निकले हुए हैं, ये एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ठीक है। उसके बाद में पोटैटो जो है वो एक स्टेम होता है जिसके जो ये बर्ड्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इससे बर्ड्स निकले हुए, जिससे और जो प्लांट्स और जो पोटैटोज के प्लांट हैं वो रीग्रो हो सकते हैं। उसके बाद में ब्रायोफाइलम एक ऐसा पेड़ का पत्ता है जिसके पत्तों के कॉर्नर्स में और पेड़ जो है, मतलब और छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो पैदा होते हैं, और उनके नीचे से आप रूट देख सकते हो और ऊपर से जो शूट सिस्टम है वो भी आप देख सकते हो। तो ये है नेचुरल मेथड, ठीक है। अब अपन आते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। तो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले तो अपन देखेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो देखो ग्राफ्टिंग में अपन क्या करते हैं, समझो ये रोज़ का प्लांट है। रोज़ के प्लांट को अगर अपन ने यहाँ से काटा और यहाँ पे फिर से अपन ने ग्रो करने को लगाया, तो फिर ये इवेंचुअली ग्रो हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है, इनफैक्ट सॉरी ये कटिंग था, ठीक है। ये कटिंग करके यहाँ पे किया। और अभी अपन बात करते ग्राफ्टिंग की। समझो ये जो प्लांट है, समझो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा ये कर दिया, एक छोटी सी प्लेस बना दी जहाँ पे अपन दूसरा जो प्लांट है जिसको अपन ने काटा उसको अपन वहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे छोटा सा कट किया था और एकदम उसी के शेप में जो दूसरा प्लांट है वो लग सकता है। तो वैसे ही देखो इस इमेज में अपन देख सकते हैं कि उसको कैसे उसके अंदर डाला है और वो कैसे फिट हो गया है। फिर इसको अपन रस्सी से बांध देते हैं कुछ इसी तरह, तो जो प्लांट है वो फिर से ग्रो होने लगता है, समझे। अब अपन बात करते हैं लेयरिंग के बारे में। तो लेयरिंग में क्या होता है, एक प्लांट का जो तना है वो तने को हम नीचे जाके ज़मीन में गाड़ देते हैं और फिर वहीं से एक नया प्लांट निकलने लगता है। अगर हम उसको एकदम स्टडी बांध के रखें ज़मीन के अंदर और वहाँ पे एक लकड़ी लगा दें उसके सपोर्ट के लिए, तो अब जो नया प्लांट है वो लेयरिंग के थ्रू जो है वो ग्रो हो सकता है, ठीक है। फिर अपन लेयरिंग के कुछ अपन टाइप्स देखेंगे, बस अपने को टाइप्स पढ़ने वगैरह कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपन देखेंगे। तो देखो मोल्ड लेयरिंग में क्या होता है कि जो पेड़ का तना है उसको अपन फोल्ड करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे ऊपर एक पत्थर रख देंगे। फिर उसके बाद में बार्क टिश्यू रिमूव, इसमें क्या होता है कि जो पेड़ का जो बार्क रहता है ना, उससे जो एक ये रहता है, उससे समझो अगर एक जो प्लांट है, मतलब प्लांट बोल रहा हूँ मैं, उससे जो एक स्टेम है अगर वो रिमूव हो गया तो अपन उसको वापस से ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद में मॉइस्ट सॉइल, अगर प्लांट का जो स्टेम है वो निकल गया तो अपन उसको मॉइस्ट सॉइल से फिर से लगा सकते हैं, या फिर अपन उसको पॉलीथीन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट्स और उसके बाद में अपन जाएंगे एनिमल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं
कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे। सबसे पहले हम प्लांट्स के टाइप्स जान लेते हैं। देखो ये इतना जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं पिस्टल। ठीक है, पिस्टल जो रहता है ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। इसमें स्टिग्मा स्टाइल रहता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन जो होता है उसमें वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है एक ही बाइसेक्सुअल प्लांट का। ठीक है, तो देखो स्टिग्मा में क्या होता है ना कि यहाँ के जो एंथर रहता है, ना, ये सीड्स रहते हैं। तो ये जो एंथर उड़ के किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, या फिर कोई अपने ही स्टिग्मा पे जाके बैठ जाए, तो जो स्टिग्मा है वो स्टाइल के थ्रू उसको अंदर लेते हैं। मतलब एक बार में बहुत सारे आते हैं तो उसको अंदर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो किससे पास होता है, वो फिलामेंट से पास होते होते वो सीधा जाता है ओवरी के पास में। ठीक है, ओवरी के पास में जाता है। तो ये होती है प्रोसेस जो एंथर है उसको अंदर आने की, ये तो प्रोसेस हो गई। ठीक है, उसके बाद में अभी देखो ये सेम टू सेम डायग्राम वैसे देख लो। पिस्टल में क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी भी पिस्टल में आता है, और स्टेमेन में आता है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये ओवल विथ एम्ब्रियो सैक। इसमें जो बच्चा है, मतलब जो सीड है, मैं बच्चा क्या बोल रहा हूँ, जो सीड है वो यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, और फिर ये रिसेप्टसेल है और ये पेडिसेल है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। देखो ये तो है, ये जो है ये पूरा जो स्टिग्मा है, जो जिसको अपन कार्पेल भी बोलते हैं, वो जो पूरा है इसका वो डायग्राम है। और ये देखो ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन की। स्टेमेन ये देखो, इसके ऊपर पहले तो ये एंथर लगा हुआ रहता है जो कि फिलामेंट से कनेक्टेड होता है, और फिर ये कार्पेल होता है जिसमें जो सीड है वो स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू वो जाता है ओवरी में, वो जाता है ओव्यूल में, फिर वहाँ डेवलप होता है। ठीक है, ये देखो ये इसका और पास से आप देख सकते हो, ये एंथर है। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, और ये जिसमें है वो पोलन सैक है। समझे। नेक्स्ट में अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये अभी हम जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में ये जो रास्ता है ना, तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है ना, मतलब ये रास्ते का ना एक पार्ट है, एक इसका नाम है। वो नाम जो है वो इतना फनी है कि आप सुनो। देखो इस पार्ट का नाम है चलाजा। ठीक है, चलाजा मतलब क्या, अगर समझो देखो ये पार्ट जो है ये इनको बोल रहा है कि चला जा। ठीक है, तो कुछ पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या बोलेंगे, ये तो भाई चला जा बोल रहा है, मतलब यहाँ से तो एंट्री नहीं मिलेंगी, तो ये तो खराब हो गया भाई। तो जब और फिर कुछ जो पोलन ग्रेन है वो समझेंगे कि भाई ये चला जा नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है चल आ जा। तो ये जो है ये पीछे से निकल के फिर इनमें जाएंगे। समझे। तो इसका यही है डबल फर्टिलाइजेशन की एक से ज़्यादा यहाँ पे जो एक से ज़्यादा जो पोलन ग्रेन रुके हैं तो वो सीधा बैक साइड से एंट्री मार के अंदर ओव्यूल में जाएंगे। समझे। तो उसके बाद में जो फ्लावर है उसका तो काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सीड जो है वो डेवलपिंग में जा रहा है। इसके ऊपर का सीड कोट है देखो, फिर ये फूड स्टोर है, ये जितना फूड है, और ये फिर बीच में एम्ब्रियो मतलब कि जो सीड जो कि ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये देखो उसके बाद में ये जो ओवरी है, ये जो कहाँ पे गया ओवरी, हाँ ये जो ओवरी है ये बन जाता है, ये ओवरी ये बन जाता है फ्रूट। ठीक है, ये पूरा फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल है
वो बाद में सीड बन जाता है और फिर जो प्लांट है, प्लांट बोल रहा हूँ, जो फ्लावर है वो डेड हो जाता है। ठीक है, ये देखो फ्लावर टू फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, अब अपन जर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो जब अपन एक सीड को अंदर डालते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, उस ज़मीन से ना न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है, उसके लिए खाना वगैरह हासिल करने की कोशिश करता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है। पहले तो उसके रूट्स निकलते हैं, उसके बाद में जब उसके रूट्स थोड़े अच्छे, थोड़े मजबूत बन जाता है, फिर उसके बाद में ऊपर का जो शूट सिस्टम है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके ये और जो प्लांट है ये मजबूत होते रहता है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्या है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉटलेडॉन। ठीक है, कॉटलेडॉन बोलते हैं अपन इसको। सीड के ऊपर के पार्ट को, जो कि शूट सिस्टम बनेगा, उसको अपन प्लूमिर बोलते हैं, और जो सीड के नीचे के पार्ट को, जो कि रूट सिस्टम बनेगा, उसको रेडिकल कहते हैं अपन। देखो ये है रेडिकल और ये है प्लूम्यूल। ठीक है, उसके बाद में अभी अपन आएंगे फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सबसे पहले अपन इन दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पहले अपन पढ़ेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पीनस रहता है और 2 टेस्टिस रहते हैं। वो 2 टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो कि इसको अपन वैस वैलेंट ट्यूब्स बोलते हैं, जिसके थ्रू वो पेनिस में जाता है। पेनिस से फिर वो इजेक्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, जो सेल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन स्पर्म कहते हैं। और जो सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है उसे अपन ओवम कहते हैं। देखो ये है स्पर्म और ये है ओवम। ठीक है, ये है स्पर्म और ये है ओवम। अब ये जो है ये अपने टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, तो अपन इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले जो है समझो, देखो ये टेस्टिस ने, जो कि टेस्टिस जो है वो एक मसल सी बैग में अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको अपन स्क्वाट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेयर है इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक मसल की थैली टाइप रहती है, वो उसको अपन स्क्वाट्रम कहते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वो सबसे पहले बहुत सारे स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, जो कि जाएगा वास्ट डिफरेंसेस में, जो अपन सेमिनल वेसल्स के थ्रू, जिसको अपन ये है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये ब्लैडर होता है। ठीक है, यही से जो यूरिन है ये भी इसका प्रोडक्शन यही से होता है, और जो टेस्टिस है वो भी यहाँ से पीनस में यूरेथ्रा के थ्रू बाहर इजेक्ट होता है। ठीक है, और फिर जब पेनिस, जब ये जो स्पर्म्स है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजेक्ट करेगा, सबसे पहले पेनिस जो है वो वजाइना के अंदर जाएगा और फिर सर्वेक्स के थ्रू यहाँ से स्पर्म्स जो है वो अंदर जाएंगे। समझे? तो देखो अब समझो स्पर्म्स अंदर गए। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे। अब समझो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें 2 ओवरीज रहते हैं। समझो इस ओवरी में ओवम है और इसमें नहीं है, तो 50% जो है स्पर्म्स जो है वो इधर जाएंगे और 50% स्पर्म जो है वो इधर जाएंगे। अब जो इधर जा रहे हैं उनका तो भाई पोपट हो गया, क्योंकि वहाँ पे ओवम ही नहीं है जिसके साथ फ्यूज करेंगे। पर यहाँ पे जो जा रहे हैं इनमें इनका तो पोपट नहीं हुआ, यहाँ पे तो ओवम है करके, तो ओवम के सराउंडेड जो है वो स्पर्म चले जाते हैं और फिर उनमें से एक स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है, जिससे वो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये आप इसका क्या बोलते हैं स्पर्म का आप उसका डायग्राम देख सकते हो। जैसे कि ये उसका हेड है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। ठीक है, ये मिडल पीस उसकी टेल रहती है।
ठीक है। अब अपन जानेंगे ह्यूमन ओवम के बारे में। तो ह्यूमन तो जो ओवम रहता है वो ओवरी के दोनों में से कोई भी रैंडमली एक जगह पे रहता है। तो देखो फीमेल्स में ना अक्सर ना उनको उनकी मतलब उनमें ना कभी कभी देखा उनको अपन पीरियड्स बोलते हैं। तो पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो कोई एक जगह पे समझो ओवम है, ठीक है, और यहाँ पे समझो नहीं है। कुछ कुछ पीरियोडिक टाइम में ओवम इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, ओवम इधर उधर बनता रहता है। तो ओवम जो है उसके साथ फ्यूज करने को कोई स्पर्म नहीं रहा, मतलब कोई स्पर्म है ही नहीं। तो क्या होता है वो इवेंचुअली जो ओवम है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। अब बर्स्ट आउट होने के साथ साथ में वो कुछ वहाँ के मसल्स को डैमेज कर देता है, कुछ टिश्यूज को डैमेज कर देता है, और साथ ही साथ में उसके साथ ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है। तो फिर ये जो ओवम है ये कुछ डैमेज मसल्स और ब्लीडिंग मतलब जो ब्लड है उसके साथ में वो जाते जाते यूटेरस से होके वजाना के थ्रू वो जो उसको अपन पीरियड्स के टाइप पे बोलते हैं, जिसको अपन डर्टी ब्लड भी बोल सकते हैं, वो जो है वो अपने वो वजाना के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि अगर ये ओवम नहीं बनेगा और वो बर्स्ट आउट होके वजाना के थ्रू उन पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि जो तुम्हारा ओवम का प्रोडक्शन है ना वो थोड़ा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो तो और देखो और मेंस्ट्रुएशनल प्रोसेस में ना 2 टाइप के चीज़ें आते हैं। देखो एक होता है मेनोस्टार्ट और एक होता है मेनोपॉज। तो मेनोस्टार्ट के टाइम पे क्या होता है कि जो ये सब प्रोसेसेस हैं ये स्टार्ट हो जाती है, मतलब ओवरी का बनना, उसका बर्स्ट आउट होना, उसका मतलब उसका वजाना के थ्रू बाहर निकलना, ये सब मेनोस्टार्ट में शुरू रहता है, ठीक है। जब तक के लिए ओवरी मतलब ओवम के साथ में एक स्पर्म आके फ्यूज ना कर दे तब तक के वो फटता ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये जो मेनोस्टार्ट है ये आजकल के ज़माने में कुछ 13 to 14 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है और एंड होता है कुछ 35 to 40 ईयर्स के बीच में मतलब 35 to 40 उतना ज़्यादा नहीं, कुछ अराउंड 35 के एज पे वो जो मेनोस्टार्ट है वो रुक जाता है और उस चीज़ को अपन बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है कि फिर जो ओवम का प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। उसके बाद में फीमेल कभी भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है एक बच्चे को जन्म देने के, मतलब वो केपेबल नहीं रहती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। फिर उसके बाद में उसको बच्चा नहीं हो सकता है, समझे। कुछ एक सर्टन एज के पास आने के बाद में जो मेनोपॉज मतलब जो मेनोस्टार्ट है वो रुक जाता है। उसके बाद में फीमेल केपेबल नहीं रहती है इसके लिए बेबी को बर्थ देने के लिए, समझे। पर मेल का जो स्पर्म रिप्रोडक्शन मतलब स्पर्म प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर द लाइफ टाइम शुरू ही रहता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट अभी अपन इसको और ये आपको तो पता ही है, ये पीनस है यूथेरा, ये यहाँ से टेस्टिस से जाके वास्ट डिफरेंसेस से जाके यहाँ से वो रिलीज होता है। फिर ये जो स्पर्म है ये यहाँ से वजाइना के थ्रू अंदर जाते हैं जिसको अपन ये सर्विक्स बोलते हैं। यहाँ पे समझो एक ओवम है, यहाँ पे ओवम नहीं है। मैं आपको फटाफट इसको एक्सप्लेन करके दिखा था। फिर यूटेरस से जाके कुछ यहाँ पे जाएंगे कुछ यहाँ पे जाएंगे। इनका तो पोपट हो गया कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है। 50% स्पर्म यहाँ से जाएंगे, इनको मिलेगा कि यहाँ पे तो ओवम है, तो इसके सराउंडेड वो चले जाएंगे और उनमें से कोई एक लकी जो है वो ओवम के साथ में फ्यूज़ करेगा, जिससे फिर यहाँ से जो एम्ब्रियो बोलेंगे या फिर अपन उसको एक जो सेल है जो कि बना है अभी वो जाएगा यूटेरस में और यूटेरस में वो बड़ा होगा, ठीक है।
बस दैट्स इट। उसके बाद में अपन जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन टर्म्स ऑफ सेफ सेक्स, रिप्रोडक्टिव फिटनेस एज वेल एज absence of any reproductive disease. Unsafe sex leads to different diseases which are known as sexual transmitted diseases. ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, तो देखो जो सेफ सेक्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि तुम्हारी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कैसी है, अच्छी है या बुरी है। उसके बाद में एनी रिप्रोडक्टिव डिसीज़ का अब्सेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनसेफ सेक्स अगर हुआ तो उससे क्या हो सकता है, उससे डिफरेंट टाइप के डिसीजेस जो है वो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, जिनको अपन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोलते हैं। जो सेक्स के थ्रू ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस आर एज फॉलोज, जैसे कि गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, साइफिलाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है ये HIV वायरस से होता है। HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जब ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है तो उसको एड्स, और अगर समझो और अगर उसका सेक्स होता है तो फिर जो HIV वायरस है वो उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको एड्स हो जाता है। ठीक है, अब अपन इन सभी चीज़ों को कैसे रोकें, तो इसके लिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी रहते हैं। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या कि जिनसे अपन सेफ सेक्स कर सकते हैं। ठीक है, देखो जिसको अपन बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उसमें से पहले अपन जानेंगे कॉन्डम्स के बारे में। तो कॉन्डम जो है इसको पहले अपन मेल के पीनस के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो पीनस के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर, है ना, फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल बैरियर। अब कुछ इसके केमिकल मेथड्स भी आते हैं जिसको अपन मतलब जो केमिकल मेथड्स होते हैं जिसमें दवाइयाँ वगैरह होती है जो डॉक्टर्स की दी हुई रहती है। ठीक है, उसके बाद में अपन ये टी शेप का कॉपर का एक रॉड रहता है जो ओवरी को ब्लॉक कर देता है, जो वजाइना के अंदर से सर्विक्स के थ्रू अंदर यूटेरस में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो अगर इन वजाइना से सर्विक्स के अंदर मतलब यूटेरस के अंदर आ भी गए तो भी वो ओवम के अंदर मतलब वो ओवरीज के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद में कुछ परमानेंट मेथड्स भी रहती है जैसे कि वास्ट डिफरेंसेस ट्राइड एंड कट। मतलब इसमें क्या रहता है, जो पेनिस और टेस्टिस से कनेक्टेड जिसको वास्ट डिफरेंसेस रहती है, जो नसें रहती है उसको हम कट कर देते हैं बीच में से और फिर उसको वहाँ पे ही टाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे स्पर्म्स है और वो रिलीज हो गए यहाँ से और उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, फिर आपके मन में आएगा तो फिर वो स्पर्म्स कहाँ पे जाएंगे, तो भाई जो टेस्टिस रहता है ना वो उनको रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई। और वैसे ही सेम टू सेम फीमेल के साथ में, जैसे कि समझो स्पर्म्स यहाँ से आ भी गए तो भी वो यहाँ से ओवरीज के अंदर में नहीं जा सकते क्योंकि ये तो यहाँ पे जो नस है वो बंद हो गए। इसको अपन मराठी में नसबंदी भी बोलते हैं। ठीक है, सो बस दैट वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना गाइस। बहुत टाइम बाद में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो डालने का थोड़ा कंटाड़ा आ रहा था, तो अभी फिर से हम आ गए अपने काम पे। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे ताकि मैं और अच्छे वीडियोस डाल सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो इस वीडियो का कुछ लाइक हम रखते हैं। चलो 10 लाइक्स, इस वीडियो का आप 10 लाइक्स कर दो, बस मैं खुश हूँ। फिर उसी टाइम पे मैं जो अपना वीडियो है वो जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून गाइज एंड बाय बाय।